Hello everyone, welcome to Financial Management for CA Inter। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीए इंटर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप उसको रिलेट कर पाते हो टू द न्यूज़ जो डेली बेसिस पे हम सुनते हैं। सारी कैलकुलेशंस में समा जाना इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझना है, न्यूज के साथ रिलेट करना है और खुद के लाइफ में भी कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। उससे ही आप एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओ। खाली कैलकुलेट कर दिया, एग्जाम में लिख के आ गए, उसको एक सक्सेसफुल सीए नहीं बोला जाए। तो चैप्टर 1 जब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें हम देखेंगे 12 सब टॉपिक्स जो इस चैप्टर में है। उसमें से इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फर्स्ट 2 टॉपिक्स के, इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसके लिए फर्स्ट 2 हम जब कंप्लीट करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या ओवरव्यू होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और कैसे आप प्रैक्टिकली उसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक केस स्टडी हम लोग लेते हैं। आपको एक सीएफओ अपॉइंट किया गया है ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है पास्ट ईयर्स में। इसके लिए नाउ मैनेजमेंट विल बी एक्सपेक्टिंग एज वेल एज द शेयर होल्डर्स विल बी एक्सपेक्टिंग अ गुड टर्न अराउंड ऑफ द कंपनी जो आप लीड करेंगे, क्योंकि आप सीएफओ। तो फाइनेंशियली कहाँ टर्न अराउंड कंपनी कर सकती है, हम कहाँ बेनिफिट्स कर सकती है, वो सब आपसे एक्सपेक्ट किया जाए। सो 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं और पॉज लेते हैं और सोचते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई गेस अभी तक हमने थोड़ा सोच लिया होगा कि एज अ सीएफओ हम क्या करेंगे जब हम सीए बन जाएंगे। कोई कंपनी के अगर सीएफओ बनते हैं तो हमारे क्या इनिशियल स्टेप्स। तो ऑब्वियसली इसमें सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कोई माइक्रो लेवल से स्टार्ट करेगा, एक एक ब्रांच देखेगा, एक एक डिविजन देखेगा। कोई मैक्रो लेवल से स्टार्ट करेगा कि पूरी कंपनी का ओवरव्यू में पहले ले लेता हूँ, फिर माइक्रो लेवल। नाउ इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, आई एग्री, बट कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट उठा के देखेंगे कि भाई कंपनी की हालत क्या हो रखी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है ऐसा मैनेजमेंट बोल रही है, बट कहाँ खराब है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट उठाएंगे, देखेंगे लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी में देखेंगे कि भाई कितने लोन कंपनी के पास है, क्या शेयर होल्डर्स फंड्स है कंपनी के पास, मतलब शेयर होल्डर्स का कितना पैसा कंपनी के पास पड़ा है, कितने रिजर्व्स इन सरप्लस है, कितना शेयर कैपिटल है, कितने लोन्स है, कितने पेबल्स है, कितने ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल है, वो सब चीजें हम देखेंगे। एसेट साइड पे हम देखेंगे कि भाई क्या क्या एसेट्स कंपनी के पास है और कहाँ कंपनी खुद की पोजीशन को इम्प्रूव कर सकती है। कंपनी इम्प्रूव कर सकती है बाय एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांड्स है कंपनी के, वो कंपनी बेच के लिख पैसा कमा ले। या फिर जो कैश, बहुत एक्सेस कैश अगर कंपनी के पास पड़ा है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपन। तो जरूरी नहीं है कि बैंक में जितना ज्यादा पैसा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा आइडल कैश पड़ा है,
वो भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस होता है टू द कंपनी। अगर मुझे पता है डेली मुझे 1 करोड़ रुपया खाली बैंक बैलेंस चाहिए टू पे माई क्रेडिटर्स, टू पे नॉमिनल एक्सपेंसेस ऑफ माई बिजनेस, तो फिर मैं लेट्स से 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने से ज्यादा बच्चे का अमाउंट बैंक को क्यों रखूंगा? उससे अच्छा मैं उसकी एफडी बना लूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दूं, जब भी जरूरत होगी तब मैं उसको रिडीम कर सकता हूँ। उससे एक बेटर रिटर्न मिलेगी कंपनी। सेकंड, मैं मेरा पीएनएल एनालाइज करूंगा कि मेरे सेल्स कितने हुए अभी तक। अगर मेरा टॉप लाइन बोलते हैं इसको, टॉप लाइन मतलब मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है, फिर मैं देखूंगा सेल्स रिटर्न बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर इंडस्ट्री का एवरेज 2% सेल्स रिटर्न है और मेरा अगर 20% सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि सेल्स रिटर्न हो क्यों रहा है, क्या हमारी क्वालिटी खराब है या फिर हमारी वारंटी की जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, वो सब चीजें। मैं उसके एसोसिएटेड कॉस्ट देखूँ कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कहीं मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कहीं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, एडवर्टाइजिंग में कहीं इंप्रूव कर सकता हूँ, वो सब चीजें। बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करके मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो करंट रेशियो एक एग्जांपल होता है कि करंट रेशियो मतलब अगर मेरी करंट लायबिलिटी एक्स अमाउंट की है और करंट असेट्स इतने हैं, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एक करंट रेशियो में कैलकुलेट करो। द मोर इट इज द बेटर, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा अगर वो कम है, लेट्स से मेरा करंट रेशियो 0.2 आ रहा है, मतलब मेरी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू माय करंट एसेट्स, तो उसको मैं कैसे इंप्रूव करूंगा? फिर मैं सोच पाऊंगा, जब मैं रेशियो एनालिसिस करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि हाउ कैन आई इंप्रूव माय फिनेंशियल। ये तो हो गया पूरा फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। थोड़ा स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे कि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस एनवायरनमेंट देख लेंगे कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सीएफओ एक कंपनी का, और अगर पूरी इंडस्ट्री ही स्लो डाउन पे चल रही है, तो मैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर सकता कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ, मेरा इन्वेंट्री में पैसा फंस जाए। तो मैं देखूंगा कि मेरी डिमांड अगर 90,000 यूनिट्स की है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 लाख यूनिट्स बनाऊँ। मैं डबल यूनिट्स बना के नहीं रख सकते, क्योंकि फिर मेरा इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ रहेगा, फिर वो इन्वेंट्री खराब हो जाएगी तो वो लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज में देखूंगा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट देख लिया, इंडस्ट्री देख लिया, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करूंगा कि उसकी स्ट्रैटेजी को बेस लेके अगर मैं कोई चीज इंप्रूव कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वो भी इंप्रूव। तो ये एक केस स्टडी डिस्कस करने का मेरा ऑब्जेक्टिव इसलिए था कि आप समझो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपके करिकुलम में, बट एक बार सीए बनने के बाद भी आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Coming to the 12 parts of this chapter, first two topics we'll discuss in this video: introduction and meaning of financial management. उसके बाद की जितनी भी चीजें वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या? नंबर वन, इट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी। मैं मैनेज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली नाम ही बोलता है इट इज मैनेजमेंट, तो इट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी concerned with planning and controlling of firm's financial resources। मतलब मेरा एक मैनेजमेंट का काम है। अगर मैं एक सीएफओ हूँ या मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, सीनियर फाइनेंस मैनेजर हूँ, वीपी हूँ, एवीपी हूँ, जो भी हूँ, डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है मैं एकदम बॉटम फाइनेंस के पूरे बॉटम लाइन में हो, बट तो भी फाइनेंशियल मैनेजर मुझे हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, प्लान करने में, और फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्स को कंट्रोल करने। तो definition है, financial management is a managerial activity that is concerned with planning and controlling of firm's financial resources। अभी what are the aspects of financial management? तो financial management में कौन से दो भाग होते हैं। एक होता है procurement of funds, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा लाना, प्रोक्योर करना इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स भी होते हैं। सेकंड इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कहाँ मेरा पैसा यूज हो रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो पैसा यूज हो रहा है, मैं खर्चा कर रहा हूँ तो मेरा पैसा यूज हो रहा है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एक जगह से पैसा आएगा, दूसरी जगह पैसा जाएगा, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर यू इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स।
नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स क्या होता है, हम वो अंडरस्टैंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होता है कि मेरा कहाँ से पैसा आ रहा है, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो सबसे फर्स्ट, पहले तो फंड्स क्या टाइप के होंगे, सोर्स क्या हो। फर्स्ट कैन बी शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब जो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स है उनका पैसा। तो रिलायंस में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है एक शेयर का भी ना, तो आप उस पार्ट के ओनर हो ऑफ रिलायंस, यू आर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सेकेंड हो गया डिवेंचर्स, कंपनी डिवेंचर इशू करके भी पैसा दे सकती है मार्केट में। इक्विटी इशू किया तो आपने शेयर्स दिए, सामने पैसा लिया। डिवेंचर्स में आप डिवेंचर्स बॉन्ड दोगे और फिर सामने पैसा लोगे। थर्ड हो गया आपका फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, मतलब आप एसबीआई के पास गए, आप एचडीएफसी के पास गए, आप कोटक के पास गए और बोला कि यार मेरे को, मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है, फंडिंग हो गई, आपकी नेक्स्ट मंथ से इतनी ईएमआई आपको देनी है। वो आ गया आपका फंडिंग फ्रॉम बैंक्स। चौथा थोड़ा अलग सोर्स ऑफ फंडिंग है, विच इज इंटरनेशनल फंडिंग। ये हम लोग अलग से डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा। बेसिकली ये अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है जो जनरली कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में जाके फंडिंग उठाती है उसके लिए। और फिफ्थ है थोड़ा और रीसेंट टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दैट इज एंजल फाइनेंसिंग। ये जनरली स्टार्टअप फाइनेंसिंग में, जहां पे एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो स्टार्टअप्स को पैसे देते हैं एट अ वेरी अर्ली स्टेज। आज के डेट में अगर आप ओला को स्टार्टअप मान रहे हो, आप उबर को स्टार्टअप मान रहे हो, आप जोमेटो को स्टार्टअप मान रहे हो, तो वो तो बहुत बड़ी कंपनीज हो चुकी है। बट कुछ कंपनीज होती है जो बहुत ही इनिशियल लेवल पे है, जिनको जनरली कोई बैंक्स पैसा नहीं देते हैं, कोई वीसीज पैसा नहीं देते हैं, वीसीज वेंचर कैपिटल, या कोई और भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा नहीं देते, देन एंजल फाइनेंसिंग कम्स इनटू पिक्चर। एंजल इन्वेस्टर इज द वन हु विल गिव द मनी टू द स्टार्टअप फॉर operations of the business. Abhi we'll start to understand these 5 categories of funds in details. Equity. Equity is kind of owners funds where it is beneficial for the company, क्योंकि उनको उस पैसे को रीपे करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि आपने 10 साल का इक्विटी लिया और 10 साल बाद रीपे हो जाए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। मतलब अगर आज मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल 100, 150, 200, 250 साल तक भी चल सकता है, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होती। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो जो भी लिक्विडेशन प्रोसीड्स रहेंगे कंपनी के पास लास्ट में, वो शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंडिंग। क्यों? क्योंकि इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके शेयर प्राइस मूवमेंट का, उसका डिविडेंड आपको जो आएगा उसका, प्लस जब भी एक बार आपको शेयर इशू हो गए, कंपनी अगर और आगे जाके शेयर इशू करना चाहेगी, अगर एफपीओ लाएगी, फर्दर पब्लिक ऑफर, तो आपका स्टेक ऑफ ओनरशिप अगर पहले 10% था तो वो गिर के 9, 8, 7 ही होगा, अगर आप वापस से पैसा कंपनी में नहीं डालोगे। तो इन रीजंस की वजह से वो थोड़ा एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंडिंग भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स्ड रिटर्न कंपनी हर साल आपको देगी, बट कंपनी डिस्क्रिशनरी बेसिस पे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करते रहेगी, कभी 10% कर दिया, कभी 20% कर दिया, कभी 30% कर दिया। ये होता है आपके लिए इक्विटी। आप इक्विटी शेयर इशू कर दो, कंपनी को पैसा आ जाएगा, इक्विटी शेयर इशू हो जाएगा, बट दोज पीपल विल बिकम इन्वेस्टर्स इन योर कंपनी। सेकेंड टाइप in procurement of funds is debentures. Debenture is basically a type of debt. Debt generally loan के लिए भी बोला जाता है, but debt includes debentures. Debentures is cheaper for the company क्योंकि उसमें एक टैक्स बेनिफिट मिलता है जब कंपनी एनुअली इंटरेस्ट पे करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे
10 करोड़ का एनुअली इंटरेस्ट पे करना है, तो टैक्स कटेगा मेरा नेट ऑफ दैट 10 करोड़ एक्सपेंस। मतलब अगर मेरा 100 करोड़ का रेवेन्यू है माइनस मेरा 10 करोड़ का एक्सपेंस होगा, और अज्यूमिंग कोई और खर्चा नहीं है, 90 करोड़ पे टैक्स टैक्स लगेगा। अगर मेरा डिवेंचर इशू नहीं हुआ होता तो उस 10 करोड़ पे भी टैक्स लगता और मेरा टैक्स 100 करोड़ पे लगता। तो क्योंकि मैंने डिवेंचर इशू किया हुआ है, मैं एनुअली उसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो उसका मुझे टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड इट इज कंपेरेटिवली रिस्कियर, क्योंकि हर साल मुझे फिक्स्ड पे आउट करना ही है। अगर मुझे लॉस होए तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना है, प्रॉफिट होए तो भी इंटरेस्ट पे करना है। अगर वो 10% रेट है तो 10% पे एनुअली पे करना ही है। इट इज अ कंपल्शन। बट इक्विटी में ये बात नहीं है कि इक्विटी में कंपनी अगर, if company feels that it doesn't want to declare any dividend, it can do so. Understood? Third option in procurement of funds, this is an uh, detailed one. Funding from banks. Banks generally पैसा lend करते हैं लोगों को दो कैटेगरीज में, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। पहले तो बैंक का मॉडल आप समझो। बैंक पहले डिपॉजिट्स लेती है और फिर आगे लोन देती है। आपने लेट्स से आपकी आर्टिकलशिप चालू हो गई, आपकी स्टाइपेंड आ रही है मंथली 3000 रुपीज, आप जैसे कैसे करके 1000 रुपीज मंथ में बचा लेते हो। उस 1000 रुपीज को बचा बचा के 10 महीने बाद आपके पास 10,000 रुपीज बच जाते हैं। आप उस 10,000 की जाके एफडी कर देते हो। तो बैंक तो 10,000 रुपीज रखेगा नहीं अपने पास, वो एक मार्जिन रखेगा। लेट्स से 20% का उसने मार्जिन रख लिया, बाकी 8,000 वो किसी और को लोन दे देगा और उस पर इंटरेस्ट कमाएगा, क्योंकि उसको आपको इंटरेस्ट देना है ऑन दैट 10,000 की एफडी। सो वो किस टाइप के लोन्स देता है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इज फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में क्या होता है कि एक्चुअल पे आउट ऑफ मनी इज डन टू दी बोरो। नॉन फंड बेस्ड में कोई एक्चुअल पैसा आपको डायरेक्टली आपके कोई बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा। इट इज मोर ऑफ अ गारंटी गिवन बाय द बैंक टू योर क्रेडिट। फंड बेस्ड में 5 टाइप्स है: कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल एंड बिल परचेज और डिस्काउंट। इन 5 कैटेगरीज के अलावा नॉन फंड बेस्ड प्रोक्योर नॉन फंड बेस्ड लोन्स भी होते हैं जो बैंक देती है, जिसको हम बोला जाता है गारंटी या लेटर्स ऑफ क्रेडिट। फंड बेस्ड में फर्स्ट जो है वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक आपको एज ए बिजनेस देगी, जहाँ पे लेट्स से आपको 1 करोड़ की लिमिट सैंक्शन की गई है, तो आप 1 करोड़ तक पे आउट कर सकते हो आपके क्रेडिटर को। बैंक उस पर कुछ X% आपको मंथली चार्ज करेगी, बट दैट इज मेजरली हाइपोथिकेटेड अगेंस्ट योर स्टॉक और ट्रेड रिसीव्स, ताकि बैंक के पास भी श्योरिटी हो कि कल जाके अगर आप बैंक को पैसा वापस नहीं कर पाओ तो बैंक उनको लिक्विडेट करके पैसा कमा सकते। सेकेंड इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो हम सबको ही पता है, एक करंट अकाउंट होता है, उसमें लेट्स से आपके पास अभी 10,000 का बैलेंस है और आपने चेक दे रखा है 50,000, एंड इफ यू हैव 1 लाख का ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन, तो चेक आपका 50,000 का पास हो जाएगा। नंबर 3 इज टर्म लोन्स। टर्म लोन्स एक फिक्स टर्म के लिए आपको बैंक देती है। लेट्स से आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो, तो उसके बिल्डिंग बनाने के लिए आपने 10 करोड़ का लोन लिया, तो 10 करोड़ का 20 साल के लिए लोन बैंक ने आपको दे दिया है। आप धीरे धीरे करके उसको पे कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल लोन भी जनरली बैंक्स देते हैं फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। एंड फिफ्थ इज बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग या बिल परचेज इज बेसिकली अ फैसिलिटी वेयर जो भी आपके डेटर्स होते हैं
अगर उनसे आपको पैसा आना बाकी है तो banks will give you that amount which you are supposed to receive from your debtors. A margin will be deducted from that obviously. और फिर जब वहां से पैसा आ जाएगा you can pay the bank the amount. This was fund based. Now we'll understand non-fund based facility by banks. Guarantee and letters of credit. इसमें एक्चुअली कोई बैंक आपको पैसा नहीं देगी बट एक गारंटी दे देगी या एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी टू द क्रेडिटर सेइंग इतना गारंटी द बैंक इज गिविंग फॉर द कंपनी, अगर इतने अमाउंट तक कोई भी डेट इस कंपनी पे है तो बैंक विल पे दैट अमाउंट। उससे क्या होता है कि आपको एक टेम्पररी फैसिलिटी मिल जाती है जहाँ पे स्पेशली ये होता है जब बड़े बड़े वॉल्यूम में आपको ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो एक गारंटी आप जब बैंक से लेके आपके क्रेडिटर को दे देते हो तो एक कंफर्ट रहता है आपके क्रेडिटर को कि हाँ मेरा पैसा मुझे आ जाए क्योंकि एक बैंक ने गारंटी दी। सिमिलरली लेटर्स ऑफ क्रेडिट भी ऐसे ही। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ फंडिंग इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। सो इट इज इंटरनेशनल फंडिंग, मतलब मुझे इंडिया से पैसा उठाना, मुझे बाहर जाके पैसा उठाना। तो अभी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद बिजनेस जो है वो इतने ओपन हो गए, दे कैन आल्सो गो टू फॉरेन मार्केट्स एंड रेज कैपिटल। हमारी इंडियन कंपनीज ने भी ये किया हुआ। तो आज का आप लोग के लिए होमवर्क होगा, आपको इंटरनेशनल फंडिंग पे रिसर्च करना है कौन सी इंडियन कंपनी ने बाहर से पैसा उठाया। Major routes for raising capital from foreign sources: FDI, FII, ADR and GPR. FDI होता है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। So foreign direct investment in India by companies originating from outside India. FII is foreign institutional investor, is an institutional investor or individual seeking to invest in the economy of a country other than where the entity is headquartered. FII मार्केट, शेयर मार्केट में सुनते हैं ना कि FII ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो FII बाहर से आते हैं, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं to get better returns than their domestic country. Number 3 is American Depository Receipts. ये एक रिसीट होती है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बेसिस पे यूएस के इन्वेस्टर फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज एडीआर। सिमिलरली जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करता है अगेंस्ट द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, दैट इज जीडीआर। इसके बारे में डिटेल रिसर्च आप खुद करिए, यू विल गेट टू नो कि कौन सी इंडियन कंपनीज ने बाहर जाके स्पेशली यूएस में जाके फंड्स रेज किए एंड दे आर लिस्टेड ऑन दी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस आल्सो। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज एंजल फाइनेंसिंग, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि ये भी एक इक्विटी फाइनेंसिंग ही होता है जहाँ पे कोई वेल्दी इंडिविजुअल हो जिसके पास अबेंडेंट फंड्स है, एक्स्ट्रा फंड्स है और वो बोलता है स्टार्टअप को कि मैंने तेरे को पैसा दिया ऑपरेशंस के लिए, तुम ये पैसे को यूज करो, अच्छे रिटर्न्स लाओ और इसके अगेंस्ट में मुझे इक्विटी शेयर इशू करो। जनरली ये एक्सपेक्ट करेंगे हायर रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज अगर मुझे नॉर्मल एफडी का ही रिटर्न मिलना था तो फिर मैं रिस्क क्यों। एंजल फाइनेंसिंग इज अ रिस्कियर ऑप्शन। जो भी एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद 100 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो 10 या 20 कंपनी में पैसा कमाएंगे, बाकी सब में लॉस करेंगे, ऐसा बोला जाता है। ये फंडिंग एक लास्ट ऑप्शन होती है स्टार्टअप के लिए, बिकॉज बैंक्स जनरली स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं देते हैं, बड़े बड़े वीसीज छोटी कंपनीज को फंडिंग नहीं देते और इसके लिए एंजल फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट ऑप्शन फॉर द स्टार्टअप्स। ये तो हो गया सोर्सेस ऑफ कैपिटल। अब हम एसेट्स पे जाएंगे, दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स जो आ गए हैं, कंपनी ने पैसा रेज तो कर दिया, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में पढ़े।
Major two headings in effective utilization of funds is utilization of fixed assets and utilization of working capital. तो एज फाइनेंस मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पैसा रेज करना होता है, बट अगर कोई एस्टैब्लिश कंपनी है तो ये सेकंड पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विच इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ। अगर बराबर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे और अगर जो फंड्स आपने डिप्लॉय किए हुए उस पर अगर आप जो रिटर्न्स कमा रहे हो उससे ज्यादा अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग है तो आप लॉस कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि दो टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ फंड यूटिलाइजेशन होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट में कंपनी इन्वेस्ट करेगी, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल मतलब अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने फंड्स यूटिलाइज बराबर नहीं किए तो कंपनी के कैपिटल में से फंड्स बर्न होते हैं, एंड दैट इज नॉट अ good way of operating a business, obviously. First part in utilization of funds is utilization of fixed assets. आपको एक perfect balance ढूंढना है of investment in fixed assets and ideal funds. आपको उसके लिए कैपिटल बजटिंग का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में रिक्वायरमेंट 10 कार्स की है और आपने फैक्ट्री बना के रखी है 200 कार्स की, उसका कोई सेंस नहीं बनता अगर आप ओवर प्रोड्यूस करते जा रहे हो। क्योंकि अगेन पहले तो आप फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपने 200 कार के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल। दूसरा, उस 10 कार की जगह आप 190 कार एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें इन्वेंट्री में भी आपका पैसा, होल्डिंग कॉस्ट में भी आपका पैसा, स्टोरेज कॉस्ट में आपका पैसा अटका हुआ। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? सो इट इज बेसिकली अ प्लानिंग प्रोसेस जहां आप डिस्कस करते हो कि भाई लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कंपनी का, कितना R&D में इन्वेस्ट करना है, कितना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना है ताकि डिजायर्ड रिटर्न आ सके। सेकेंड पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। फाइनेंस मैनेजर को ये भी सोचना होता है कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन है या नहीं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा कैपिटल जो है वो इन्वेंट्री में फंसा रखा है तो उसके एसोसिएटेड आपके कॉस्ट भी इंकर हो रहे हैं, वो फाइनेंशियली सेंस नहीं बनता। नंबर टू, अगर आपने बहुत ज्यादा कैश भी होल्ड कर रखा है, तो लेट्स से आपने होल्ड कर रखा है 2 करोड़ इन बैंक और आपको मंथली 10 लाख की जरूरत है, तो इससे अच्छा आप 20 लाख रुपए बैंक में रखो, बाकी पैसा आप FD बना दो, आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख लो, तो उसमें एटलीस्ट कोई रिटर्न्स तो आएगा। करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट आने नहीं वाली, बिना इंटरेस्ट के आप खाली लॉस कर रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। इसके लिए आपको इफेक्टिव यूज करना है आपके फंड्स का, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो ये बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन था टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई रियली होप यू लाइक व्हाट आई हैव एक्सप्लोर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वी विल बी कमिंग अप विद मोर अदर chapters as well as we'll be continuing with this chapter, and please comment if you have any doubts. Thank you.